नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग एज में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 1857 की क्रांति को विस्तार से समझेंगे, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। बिल्कुल। और हमें जो स्रोत मिले हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हाँ, आज की हमारी चर्चा का लक्ष्य इन स्रोतों से महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से सामने रखना है, ताकि एक स्पष्ट और परीक्षा उन्मुख समझ बन सके। सही है। और जैसा कि हमें बताया गया है, ये विषय लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी क्रांति आखिर हुई क्यों, इसके क्या कारण थे। स्रोतों के अनुसार क्रांति के कई कारण थे: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तात्कालिक। अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जिक्र बार बार आता है। हाँ, ये एक बड़ा कारण था। इस नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अच्छा। इसके अलावा 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका विलय कर लिया गया, जिससे शासक वर्ग में बहुत असंतोष था। और तो और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को राजा की उपाधि से वंचित करने की घोषणा ने भी, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। और आर्थिक शोषण भी तो एक बड़ा मुद्दा था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को लगभग नष्ट कर दिया था। निश्चित रूप से अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया। सही। भारी लगान और कठोर राजस्व नीतियों के कारण किसान और जमींदार दोनों ही कंगाल हो रहे थे। ये आर्थिक पीड़ा आम जनता में विद्रोह की भावना पैदा कर रही थी। इसके साथ ही सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप हो रहा था। बिल्कुल। लोगों को डर था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। यह डर निराधार नहीं था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे सामाजिक सुधारों को भारतीयों ने अपनी परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देखा। अच्छा। और मंदिरों और मस्जिदों की जमीन पर टैक्स लगाने के फैसले ने भी इस भावना को और भड़काया। और फिर आया वो तात्कालिक कारण जिसने चिंगारी को आग में बदल दिया, एनफील्ड राइफल का विवाद। जी, यह सबसे अहम तात्कालिक कारण था। नई एनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अच्छा। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को तीव्र आघात पहुंचाया। बिल्कुल। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का विद्रोह इसी का परिणाम था। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिसने विद्रोह की आग को और हवा दी। ये तारीख और मंगल पांडे की रेजिमेंट, मतलब 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इससे जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चिंगारी के बाद विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? स्रो की विधिवत शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। मेरठ से? जी, वहां सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, अपने बंदी साथियों को छुड़ाया और दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, हालांकि बहादुर शाह जफर सिर्फ एक प्रतीकात्मक नेता थे। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था। ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। दिल्ली पर कब्जा करना विद्रोहियों के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। दिल्ली के अलावा यह विद्रोह देश के और किन हिस्सों में फैला और वहां इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये एक ऐसा खंड है जहां से परीक्षाओं में सीधे मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। बिल्कुल। विभिन्न केंद्रों और उनके नेताओं को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब, जिनका असली नाम धोंदू पंत था, उन्होंने नेतृत्व किया। अच्छा। और उनके सेनापति थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लखनऊ में कौन था? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें महक परी भी कहा जाता था। झांसी का तो हम सब जानते हैं। हाँ, झांसी में हड़प नीति की वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का झंडा उठाया। सर ह्यू रोज ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था। और बिहार में? बिहार के जगदीशपुर में 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। 80 वर्ष की उम्र में? जी।
इनके अलावा बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद में लियाकत अली प्रमुख नेता थे। इन नामों को याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो जब ये इतना व्यापक था तो फिर ये क्रांति असफल क्यों हो गई? इसके कई कारण थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था एकजुट और केंद्रीय नेतृत्व की कमी। अच्छा। नेता थे लेकिन उनमें कोई समन्वय नहीं था और वे अक्सर अपने सीमित हितों के लिए लड़ रहे थे। मतलब एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सही कहा। दूसरा कारण था विद्रोह का सीमित भौगोलिक प्रभाव। यह मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। अच्छा। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और क्या सभी भारतीयों ने उसका समर्थन किया था? नहीं, कई भारतीय शासकों जैसे ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। ओह। साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग ने भी इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी। और तीसरा कारण? और तीसरा बड़ा कारण था अंग्रेजों के बेहतर संसाधन। उनके पास आधुनिक हथियार, बेहतर संगठित सेना और संचार के साधन जैसे टेलीग्राफ थे, जिससे वे विद्रोह को प्रभावी ढंग से कुचलने में सफल रहे। तो इस महान क्रांति के दूरगामी परिणाम क्या हुए? इसने भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया? ये क्रांति भले ही असफल हो गई हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे? सबसे बड़ा परिणाम था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। कंपनी का शासन खत्म हो गया? जी, और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अच्छा। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। सेना का पुनर्गठन किया गया और फूट डालो और राज करो की नीति को और आक्रामक तरीके से लागू किया गया। राजाओं के लिए? महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा भारतीय राजाओं को उनके राज्य न हड़पने का आश्वासन दिया गया और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। तो कह सकते हैं कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारत में प्रशासन का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया। हाँ, कह सकते हैं। तो इसके साथ हमने 1857 की क्रांति के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं, कारण, शुरुआत, प्रमुख केंद्र, असफलता के कारण और परिणामों को स्रोतों के आधार पर समझा। बिल्कुल। ये स्पष्ट है कि भले ही ये संग्राम अपने तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह माना। इसकी प्रकृति पर बहस आज भी जारी है, जो इसे विश्लेषण के लिए एक और भी दिलचस्प विषय बनाती है। अंत में हमारे श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो नींव रखी, वो कितनी मजबूत साबित हुई? और क्या इसके बिना भारत की आज़ादी का स्वरूप कुछ और होता? सोचिएगा जरूर। अगर ये सेशन आपको मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग एज को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के विषयों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।